नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबीज़ में होने वाले फ्लैट हेड सिंड्रोम, यानी बेबीज़ के हेड के चपटा हो जाने की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे बच्चों का जो सिर का शेप है वो जन्म से ही हो सकता है फ्लैट हो, लेकिन मोस्टली बच्चों का सिर का शेप जन्म के समय राउंड होता है और धीरे धीरे ही वो चपटा होना शुरू होता है। ये चपटा इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे के स्कल की जो हड्डियां हैं अभी काफ़ी सॉफ्ट हैं और वो आपस में जुड़ी हुई भी नहीं है, उनके बीच में गैप है। एक जो गैप होता है जिसे हम एंटीरियर फोंटानेले कहते हैं, वो आप यहाँ पे अक्सर बच्चों के पैल्पेट कर सकते हो। ये जो गैप है ये 1.5 साल की उम्र तक फिल हो जाते हैं और बोन्स भी काफ़ी हार्ड हो जाती हैं 1.5 साल की उम्र तक। तो उससे पहले बच्चे का हेड फ्लैट होने की पॉसिबिलिटी उसमें होती है, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम अपना पीठ के बल लेटे हुए बिताते हैं, तो उस वजह से हेड हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है बेड के अगेंस्ट। तो वो जो स्पॉट होता है वहाँ पे वो चपटा होना शुरू हो जाता है सॉफ्ट हड्डियाँ होने के कारण। तो शुरू के 6 to 8 मंथ्स पेरेंट्स को काफ़ी विजिलेंट रहना चाहिए, काफ़ी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं बच्चे में चपटे हेड की प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको चपटे हेड के लक्षण बताऊंगी, दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके कारणों से अवगत कराऊंगी, तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हम एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं चपटे हेड की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर चपटा हेड हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम घर पे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर घर की ट्रीटमेंट भी कुछ काम नहीं कर रही है तो डॉक्टर्स के पास आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लक्षण। सॉफ्ट स्पॉट या फिर चपटापन किसी भी पार्ट में डेवलप कर सकता है। मोस्ट कॉमनली पीछे की साइड डेवलप करता है, क्योंकि यही हिस्सा होता है सिर के बेबी का जो कि बेड के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर आता रहता है। कुछ बच्चों में राइट या लेफ्ट साइड में भी चपटापन हो सकता है। अब ये चपटापन अगर ज़्यादा बढ़ जाए, एक्सट्रीम केस हो जाए, तो सिर और फेस एसिमेट्रिकल लगने लग जाता है, यानी दोनों तरफ से बराबर नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे एक रेखा खींच के देखें तो ये पार्ट हो सकता है बड़ा दिखे बच्चे का और ये पार्ट छोटा दिखे। एक कान आगे की तरफ दिखे, एक कान पीछे की तरफ दिखे, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। तो एज अ होल जो होता है कि फेस एसिमेट्रिकल हो जाता है, एक गाल बड़ा लग सकता है एक गाल छोटा। तो ये एक्सट्रीम केस है, हमें इस केस तक जाने से अपने बेबी को बचाना है। अब मैं बात करती हूँ कारणों के बारे में। चपटा हेड होने का सबसे कॉमन कारण है बच्चे को पीठ के बल सुलाना। पीठ के बल बच्चे को सुलाना सबसे सेफेस्ट पोजीशन मानी गई है, उसमें तो सुलाना उसको ज़रूरी है। आप इस बात से डर के और किसी पोजीशन में नहीं सुलाना बच्चे को, क्योंकि रेकमेंडेड जो पोजीशन है वो पीठ के बल ही सुलाना है। हम कुछ और चीज़ें करेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये सबसे कॉमन कारण होता है। इसके अलावा अगर बच्चा लेबर से निकला है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चला है लेबर, 2-3 दिन तक कुछ लोगों का लेबर चलता है, तो उस केस में भी बच्चे का हेड यूँ अंडे की शेप में इलोंगेटेड हो जाता है। कई बार क्या होता है, मदर के यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होती है, उस वजह से भी बच्चे का हेड चपटा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स हैं, तो बच्चे के हेड को भी इतनी स्पेस नहीं मिलती और दोनों बच्चों के हेड या दूसरे बॉडी पार्ट्स आपस में सटे रहते हैं, तो उस वजह से भी बच्चे का हेड चपटा हो सकता है। कुछ प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, उनके जो जो स्कल की बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उस वजह से भी उनके हेड चपटे हो सकते हैं। और प्रीटर्म बेबीज़ जैसा कि आपको पता है, जैसे ही बॉर्न होते हैं तो उनको NICU में भर्ती कर दिया जाता है, तो उस वजह से भी वहाँ पे पोजीशन चेंज ना होने के कारण, सीधा लेटे रहने के कारण उनका हेड चपटा हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं चपटे हेड होने के। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम एज अ पेरेंट, जैसे हम बेबी घर ले आए तो हमें उसके बर्थ के टाइम से क्या ऐसी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, ताकि जब तक उसके बोन्स पूरे हार्ड ना हो जाए, उसके हेड का परफेक्ट शेप ना आ जाए 1.5 साल की उम्र तक, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं।
नाउ सबसे पहली जो चीज़ है वो है अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। आपको अवेयर होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ये प्रॉब्लम जा सकती है, कितनी ग्रेव इसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे के लिए हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है अवेयरनेस, और अगर आप अवेयर होंगे तभी आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो एक बार पूरा उसके हेड पे अपना हाथ अच्छे से फिरा के देखिए कि कहीं पे कोई चपटापन तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो हाथ से बहुत अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि किस तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट बन रहा है। तो फर्स्ट थिंग है अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। दूसरी जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सरसों का पिल्लो यूज़ करिए। सरसों के जो बीज होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में राई कहते हैं, तो वो वाला पिल्लो आप अपने बेबी के लिए फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ से ही आप खरीद सकते हैं एंड उसको हमेशा बेबी के सर के नीचे लगाइए। सरसों के जो बीज होते हैं इस पिल्लो में कॉटन के कपड़े में भरे हुए होते हैं, तो ये बीज हेड को एप्रोप्रिएट स्पेस दे देते हैं। हेड पे जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा था उस प्रेशर को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो इससे हेड का जो शेप होता है, जो कर्वेचर होता है, वो मेंटेन्ड रहता है। अब ये जो पिल्लो हैं आपको मार्केट में 100 से 150 रुपये तक मिल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि पिल्लो हमेशा बेबी के सिर के साइज़ का ही लीजिए। ज़्यादा बड़ा पिल्लो या फिर ज़्यादा छोटा पिल्लो लेना ठीक नहीं है। तो हमेशा बेबी के जो सर का साइज़ है वैसा पिल्लो लेना है। थर्ड जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली सिर्फ लेफ्ट साइड देखते हुए ही सो रहा है, यूं गर्दन करके सो रहा है या यूं गर्दन करके सो रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर साइड में उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो हर 15-20 मिनट में उसके हेड को, सिर्फ नॉट बॉडी को, ओनली हेड को चिन से पकड़ के ऐसे टिल्ट कर दीजिए, ताकि जहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो रहा है, चपटापन डेवलप हो रहा है, वो वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि उस पर डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। ये एक्टिविटी आप 15-20 मिनट में कर सकते हो। आपको इंश्योर करना है कि ये जो पोजीशन है जहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर ट्रांसमिट होता है उस पोजीशन में बच्चा ज़्यादा देर तक ना रहे, उसको आप टिल्ट करते रहें। फोर्थ जो टिप है, आमतौर पे बच्चे को या तो आप क्रिब में सुलाते हैं या फिर पालने में सुलाते हैं या फिर अपने बेड पे सुलाते हैं। उसमें मैं आपको बोलूँगी कि अगर एक टाइम आप हेड एंड साइड में सुला रहे हो तो दूसरी टाइम आप फुट एंड साइड में सुलाओ। तो डायरेक्शंस उसके हेड के सोने के चेंज करते रहिए। इससे क्या होगा, अगर बच्चा लेफ्ट साइड भी देख रहा है तो इस तरफ जब आप कर दोगे तो उसके हेड की पोजिशंस चेंज होती रहेंगी, उसकी साइड्स भी चेंज होती रहेंगी। तो पालने में अगर इधर सुला रहे हैं आप तो उधर सुलाइए। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ पोजीशन है, मेन एम ये है कि हेड की पोजीशन थोड़ी कभी लेफ्ट में कभी राइट में, तो इस तरीके से चेंज होती रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है कि टमी टाइम दीजिए बच्चे को। टमी टाइम मैंने एक अलग से वीडियो किया है टमी टाइम पे। टमी टाइम कैसे देना है, कितना देना है, कैसे कैसे उसको बढ़ाना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, वो उस वीडियो में मेंशन है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। टमी टाइम का बेसिकली मतलब होता है कि कुछ समय जब बच्चा जग रहा है, जब फुली अवेयर है और ऑब्जर्वेशन में, उस बच्चे को अपने टमी पे लेटा देना। टमी पे लेटाने से बच्चे में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। उसकी अपर बॉडी, शोल्डर, बैक मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसके गैस में भी रिलीफ मिलती है। तो ये टमी टाइम आप पहले सिर्फ 3-4 मिनट, जितनी देर बच्चा कंफर्टेबली उसे कर पाए उतनी बार, 3 बार करिए दिन में, और मैक्सिमम धीरे 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 करके जैसे बच्चे की एज इंक्रीज़ होती है तो 30 मिनट्स तक भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है कि वियर द बेबी। वियर से मेरा मतलब है कि आप बच्चे को, या तो अगर बेबी कैरियर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पहन लीजिए बच्चे को और थोड़ा सा स्ट्रोल कर लीजिए, या फिर अगर आप स्लिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्लिंग में भी आप पहनते हैं बेसिकली बच्चे को, या फिर अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि बच्चे को कुछ समय इस तरह से सर यहाँ पे टिका के बच्चे का इरेक्ट रखना है, यानी कि सीधा रखना है, ताकि उसके सिर पे जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाए। तो दिन में 4-5 बार आप बच्चे को ऐसे उठा लीजिए और 10-10 मिनट के लिए ऐसा फ्री टाइम दीजिए जबकि उसका हेड कंटिन्यूसली बेड के कांटेक्ट में नहीं है। इसको आप बर्पिंग के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि बर्पिंग में भी हम बेबी को ऐसे रख के उसकी पीठ थपथपाते हैं और जब तक डकार नहीं आ जाती तब तक हम ये एक्टिविटी करते हैं। एंड लास्टली जो टिप है, अगर इन सारी चीज़ों से भी बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है,
बच्चा 6 to 8 मंथ्स का हो चुका है लेकिन अभी भी उसका चपटापन नहीं जा रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा ऑब्वियस होता जा रहा है, कुछ एसिमेट्री बच्चे के फेस में दिखाई देने लग गई है, बच्चे के हेड में दिखाई देने लग गई है, तो 6 to 8 मंथ्स का जो टाइम है वो आइडियल टाइम है कि आप एक मेडिकल फैसिलिटी में जाके मेडिकली कंसल्ट करें। मेडिकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास फिजियोथेरेपी एक ऑप्शन होती है, हेलमेट थेरेपी करके ऑप्शन होती है, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं तभी काम करते हैं जबकि आप अर्ली स्टेज में बच्चे को इनके पास ले जाएं। लेकिन अगर आप लेट जाएंगे, मान लीजिए 1-1.5 साल के बाद जाएंगे, तो तब तक बच्चे की बोन्स जो होती हैं हार्ड हो जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं, तो तब ये इंटरवेंशन, तब ये ट्रीटमेंट करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। तो 6 to 8 मंथ्स का जो टाइम है ट्रीटमेंट सीख करने के लिए बेस्ट टाइम है, अगर आपको लगता है कि ये घर पे ट्रीट नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।